माँ भारती, माँ शारदे को नमन करते हुए आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा 8वीं की मैथ की एक्सरसाइज 3 चतुर्भुजों को समझना, हम गूगल मीट की सहायता से आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। उसी के साथ साथ अब आगे से आपको एक वीडियो भी प्राप्त होगी, उस वीडियो को समझकर और गूगल मीट की सहायता से आप दोनों का अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में मैथमेटिक्स सरलता से आएगी। इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। हमने पिछली कक्षा में आपको गूगल मीट की सहायता से बताया था चतुर्भुज की परिभाषा, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, बहुभुज की परिभाषा, समबहुभुज, विषम बहुभुज। उसी का अभ्यास करके हम आज कुछ जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। इन आकृतियों में आपसे पूछा गया है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। नंबर 1, सबसे पहले साधारण वक्र बताना है। इन 6 आकृतियों में, 7 आकृतियों में आपको देखना है कि साधारण वक्र कौन सा है। साधारण वक्र का अर्थ होता है कि आप एक बार जब अपनी पेन या पेंसिल चलाना शुरू करें तो वापस किसी प्रकार का उसमें फेरबदल ना हो, अर्थात उस पेंसिल को बार बार उठाना या लगाना नहीं पड़े आपको। तो देखिए पहली आकृति से देखने से लग रहा है ये रेखा इस तरह अपन चले तो ये बिल्कुल साधारण वक्र हो गया, इसको अपन चले तो ये भी साधारण वक्र हो गया। लेकिन अपन इसमें चले तो ये पहले बना दिया अपन ने, लेकिन वापस अपन को इसको पेंसिल को हटाना पड़ा, फिर दूसरी बार हटाया लगाया तो ये साधारण वक्र नहीं हुआ। इसमें देखिए ये भी साधारण वक्र नहीं हुआ, पहले ऐसे घुमाया फिर ऐसे ले आया। दूसरी बात, ये क्रॉस हो रही है, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सीधा ये वापस हम उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो ये भी साधारण वक्र हो गया। यहाँ पर इसमें अपन जहाँ से चले वहीं वापस बिना उठाए हुए उंगली को या पेंसिल को अपन वापस उसी स्थान पर आ गए, तो ये भी कौन सा वक्र कहलाया? साधारण वक्र। इसमें भी यहाँ से स्टार्ट हुए अपन, वापस घूम के और इसी स्थान पर आ गए बिना अपन पेंसिल को ऊपर नीचे किए हुए, तो ये भी कौन सा वक्र हो गया? साधारण वक्र हो गया। इसमें अपन ऐसे घुमाए, इसमें भी ऐसे घुमाए, लेकिन घुमाने के बाद हमको पता लगा कि ये क्रॉस भी हो रहा है 2 जगह, तो ये साधारण वक्र नहीं कहलाया। अलग अलग आकृतियां बनी इसमें, लाइन और वृत्त। तो इस प्रकार साधारण वक्र के अपने पहले का जो सॉल्यूशन हुआ उसमें साधारण वक्र कौन सा कहलाया? 1, 2 और 5, 6 और 7। ये जो है साधारण वक्र हुए, पहला, दूसरा, 5, 6 और 7। इसी प्रकार दूसरा है साधारण बंद वक्र। अब बंद वक्र का मतलब बंद आकृति होनी चाहिए, तो देखने से पता लग रहा है। देखिए पहला बंद आकृति है, दूसरी बंद आकृति है, तीसरा है ही नहीं साधारण, चौथा साधारण है ही नहीं अपना, 5वां ये अपनी बंद आकृति है, छठा ये भी बंद आकृति है, 7वां भी बंद आकृति है। तो दूसरे का आंसर हो गया 1, 2, 5, 6, 7। सेम ये दोनों जो पहले थी साधारण वक्र थे, वही साधारण वक्र कैसे हो गए? बंद वक्र हो गए। आकृतियां बंद हैं चारों तरफ से, इनके अंदर अपन कोई भी बिंदु अंदर ही लेंगे, बाहर हम इनके अंदर नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार आगे बहुभुज। बहुभुज की हमने परिभाषा बताई थी, रेखाखंडों से बनी आकृति। सिर्फ रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। तो देखिए पहली आकृति ये 1, 2, 3, 4, 5 रेखाखंडों से बनी है। दूसरी आकृति 1, 2, 3, 4, 4 रेखाखंडों से बनी है। तो पहली और दूसरी ये आकृति बहुभुज है। क्या ये बहुभुज है? क्या ये बहुभुज है? इसमें है तो है बहुभुज, लेकिन ये रेखाएं क्रॉस हो रही हैं, काट रही हैं, तो ये बहुभुज नहीं है। ये भी रेखाखंडों से नहीं बन रही है, ये भी रेखाखंडों से नहीं है, वक्र है ये। यहाँ भी ये वक्र है, ये रेखाखंड है, ये भी नहीं बन रही है, और ये भी यहाँ पर वक्र है और ये रेखाखंड है, लेकिन यहाँ वक्र बन गया। अतः यहाँ पर कौन सी आकृति बहुभुज कहलाई? 1 और 2 ये बहुभुज कहलाया।
डी पूछ रहा है उत्तल बहुभुज। हमने आपको पिछली कक्षा में उत्तल बहुभुज की परिभाषा बताई थी। वह बहुभुज जिसके प्रत्येक दो शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में स्थित हो, अंदर हो, या प्रत्येक बिंदु उस आकृति के अंदर स्थित हो, अभ्यंतर में स्थित हो, तो वह क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो देखिए पहला उत्तल है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये रेखा बाहर हो गई, अर्थात ये विकर्ण बाहर हो गया दो शीर्षों को मिला के, तो ये उत्तल नहीं हुआ, ये क्या कहलाया? अवतल कहलाएगा। इसमें जितने भी विकर्ण बनेंगे वो सब कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे। अतः ये दूसरी जो आकृति है वो अपनी क्या कहलाई? उत्तल बहुभुज। ये बहुभुज है ही नहीं, ये बहुभुज है ही नहीं, ये बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है और ये भी बहुभुज नहीं। सिर्फ पहला और दूसरा बहुभुज था, क्योंकि रेखाखंडों से बनी आकृति है, तो इसमें जो बहुभुज था वो तो उत्तल है ही नहीं, क्योंकि इसके दो जो शीर्ष हैं ये, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो इस आकृति के बाहर है, अर्थात वही भाग में स्थित है, अभ्यंतर में नहीं है। और इसमें प्रत्येक विकर्ण जो है वो अभ्यंतर में स्थित है। अतः दूसरा वाला तो कौन सा बहुभुज कहलाए? उत्तल बहुभुज। और ई इसमें पूछ रहा है आपसे अवतल बहुभुज, तो पहला वाला जो है वो कौन सा है? अवतल बहुभुज है। क्यों हुआ अवतल? हमने बताया था अवतल और उत्तल की परिभाषा, कॉन्वेक्स सेट और कॉन्वेक्स सेट। अवतल वह बहुभुज जिसके कोई भी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड उसके अभ्यंतर भाग में स्थित ना हो, बाहर स्थित हो, तो वो कहलाता है अवतल। और अगर दोनों शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंदर ही स्थित हो तब कहलाता है कौन सा? उत्तल। तो ये उत्तल हो गया और ये कौन सा हो गया? अवतल बहुभुज हो गया। तो पहला क्वेश्चन हल हुआ। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? विकर्णों की जानकारी भी हमने आपको बताई थी। किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली, सिर्फ आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ये शर्त है, आसन्न शीर्षों को नहीं लेना है, किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो हमसे पूछ रहा है एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? तो जैसे अपने पास ये आकृति है उत्तल चतुर्भुज की थी, बताइए इसमें कितने विकर्ण होंगे? एक और ये दो, तो कितने विकर्ण हो गए? दो हो गए, ए बी सी डी। तो एक विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। ये इसके क्या कहलाए? विकर्ण कहलाए। ठीक है। इसी प्रकार एक समषठभुज, षठभुज, ये हमने आपको बताया था, तीन भुजाओं को बोलते हैं त्रिभुज, चार भुजा होती है चतुर्भुज, पांच भुजा होती है तो पंचभुज, और छह भुजा होती है तो क्या होता है? षठभुज। तो अपन षठभुज में देखें तो षठभुज में कितने होंगे विकर्ण? षठभुज में 9 विकर्ण होंगे। देखिएगा ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा हो गई तो षठभुज हो गया। अब देखिए इसमें विकर्णों की संख्या कैसे अपन ज्ञात करेंगे, प्रयास करें समझने का। शीर्ष ए से देखिए कितने विकर्ण बन रहे हैं? ये दोनों विकर्ण हो सकते हैं क्या? नहीं, ये दोनों आसन्न शीर्ष हैं, एक ही भुजा पर बने शीर्ष हैं, तो ये तो आसन्न हो गया, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा। हमने बताया था दो शीर्ष जो आसन्न शीर्ष नहीं हो उनको छोड़कर बाकी जो शीर्ष हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो पहले एक को सी से मिला दिया, एक विकर्ण ए सी हो गया। दूसरा ए को डी से मिला दिया, दूसरा विकर्ण ए डी हो गया। तीसरा ए को ई से मिला दिया, तीसरा विकर्ण ए ई हो गया। तो तीन विकर्ण तो ये हो गए अपने ए शीर्ष से, 1 2 3। इसी तरह बी शीर्ष से बी डी विकर्ण हो गया, बी डी विकर्ण हो गया, बी ई विकर्ण हो गया और बी एफ विकर्ण हो गया। तीन विकर्ण इससे हो गए। फिर इसी तरह सी से देखिए सी डी हो नहीं सकता, सी ई विकर्ण हो गया और सी एफ विकर्ण हो गया। ठीक है, दो विकर्ण इससे हो गए। और डी से देखिए, बिंदु डी से ये विकर्ण हो नहीं सकता, डी से कौन सा होगा? एफ, और डी से कौन सा होगा? ए तो पहले ही ले लिया अपन ने, सिर्फ क्या होगा? डी एफ विकर्ण होगा। तो ये हो गया एक। तो देखिए टोटल
3 3 6 और 2 8 और 1 9, टोटल विकर्ण, कुल विकर्ण इसमें कितने हो गए अपने? 9 हो गए। इसी तरह त्रिभुज, त्रिभुज सी, इसमें कोई भी विकर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिएगा, 2 शीर्ष, ये दोनों शीर्ष आसन्न शीर्ष हैं, एक ही भुजा पर हैं। ये दोनों शीर्ष भी आसन्न शीर्ष हैं, एक ही भुजा पर हैं। ये दोनों शीर्ष भी आसन्न शीर्ष हैं, एक ही भुजा पर हैं, अर्थात विकर्ण हो ही नहीं सकता। हमने बताया था आसन्न शीर्ष को छोड़कर बाकी जो शेष शीर्ष हैं उनको मिलाने वाला विकर्ण कहलाता है। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता, अर्थात शून्य इसका आंसर होगा, कोई भी विकर्ण नहीं होगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.1 का आज अभ्यास किया। उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का अगली कक्षा में इससे आगे अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप इनका पुनः अभ्यास करिए। धन्यवाद, नमस्कार।